हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। आज अपना लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट, मेरा नहीं। सर कितने दिन बचे हैं, डॉक्टर ने कितने दिन बोले हैं, ये नहीं, इस लेक्चर का लास्ट। और इसमें हम लोग लास्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे। मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, जहाँ तक पढ़ा था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे और हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी अपनी निकाल लीजिए और कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें, ताकि नोट्स भी जहाँ मैं लिखता जाऊँ वहाँ नोट्स बनाते जाएं। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन तक बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब उसी के आगे हम लोग आते हैं और उसमें लास्ट में आता है कि द एक्टिविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। ये सब भी बात कर ली थी। फिर उसके बाद आपका आता है नॉट फॉर इवेल्युएशन। ये एक्चुअली में इसने हीट के बारे में बताया है कि हीट को हम लोग किस डिनोट करते हैं। हीट के बारे में आपको पता होगा कि Q जो होता है वो होता है एक्चुअली में ms डेल्टा T, पढ़ा? हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो उसी के बारे में बताया कि मास अगर 1 ग्राम हो, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जो हीट होगी वो इक्वल टू होगी स्पेसिफिक हीट के, ठीक है। तो वही उसने कहा कि 1 ग्राम मास लेने पर और 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर जो भी होगा वो हीट होगा, और उसको हम लोग कैलोरी में डिनोट करते हैं, जूल में डिनोट करते हैं। उसी के बारे में बताया हुआ है, तो ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लास्ट आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो गया, पूरे डाइजेशन की बात कर ली हमने कि लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या क्या डाइजेस्ट हो चुका, अब उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, तो इन सब की बात करते हैं। हेडिंग डालते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। absorption of digested product, digested products, जो प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुके उनका कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट बना है वो ब्लड और लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब तीन तरह की आपकी मैकेनिज्म है, तीन तरह की मैकेनिज्म आपको याद रखना है। सबसे पहले वो कह रहा है पैसिव, सेकंड है एक्टिव, लास्ट है आपकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये तीन तरह की प्रोसेसेस को हमें पढ़ना है, किसमें क्या एब्जॉर्ब होते हैं, किसके थ्रू क्या एब्जॉर्प्शन होता है, इसकी बात करेंगे हम लोग। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को वो कह रहे हैं यानी कि जिसमें हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि किसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो होता है आपका पैसिव मैकेनिज्म, जिसमें आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी, वो होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, चाहे तो नाम आप लिख ले, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपली जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पानी का अपने मतलब वाटर का अपने हाई से लो में जाना या लो कंसंट्रेशन से हाई में जाना, ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है। तो एक्चुअली में वही सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें किसका किसका होता है ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड and some
इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक फ्लोराइड आयन, Cl माइनस की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं the passage of these substance into the blood depend upon the concentration gradient। और ये जो ग्रेडियंट है, ये जो सब्सटेंस है, ये जो ग्रेडियंट है, ये एक्चुअली में कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब वही अपने हाई से लो, वाटर का अपने हाई से लो में जाना या लो कंसंट्रेशन से हाई में जाना, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। However, some substances like glucose and amino acid are absorbed with the help of carrier protein। अब कहीं पर उसने कहा है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर। अब देखो फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड का मतलब होता है जिसमें हम लोग फैसिलिटी दें, फैसिलिटी, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है ऐसा है, मैं एक समझाने के तरीके बोल रहा हूँ कि फैसिलिटेटेड में आपको क्या समझना है कि जिसमें हम फैसिलिटी दें। फैसिलिटी क्या दे रहे हैं हम दे रहे हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पर क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, अपने आप डिफ्यूज हो जा रहा था, हमें कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या है, हम फैसिलिटेटेड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं और कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू हम किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से आ रहे हैं आपके, उसमें आ रहे हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड आपके कैसे आगे जाते हैं या कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे एब्सॉर्ब होते हैं, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। लास्ट कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पानी आपको पता है कि हमेशा अपने हाई कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई, और वाटर का अपना मूवमेंट जो खुद का होगा वो हाई से लो होगा। समझ रहे, मतलब जैसे पानी अगर हम देखें, एक जगह ये पानी है, एक जगह ये पानी है, ठीक है, ये यहां तक भरा हुआ है, ये यहां तक है, तो पानी कहां से मूव होगा, पानी हाई से लो की तरफ मूव होगा, ये वाटर का मूवमेंट हो गया। लेकिन अगर हम जब कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन, मान लो एक ये पॉट है और एक ये पॉट है, ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन लो है, इसका कंसंट्रेशन हाई है। कंसंट्रेशन लो, लो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि इसमें पानी ज्यादा होगा, लो कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेटेड कम है, तो क्या होगा कि उसमें पानी ज्यादा होगा। तो जब पानी ज्यादा होगा तो पानी कहां से जाता है, ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कहां से होगा, लो से हाई होगा, और वाटर अपना खुद का मूवमेंट कहां से करेगा, अपने हाई से अपने लो में करेगा। तो ये वाटर का मूवमेंट है और ये कंसंट्रेशन का मूवमेंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन लो है यानी कि पानी ज्यादा होगा। Transport of water depend upon osmotic gradient. Active transport occur against the concentration gradient and hence require energy. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया जैसे अब पानी को हमें यहाँ कम से ज्यादा की तरफ ले जाना है, तो पानी कहीं पर नीचे है, अब हमें ज्यादा की तरफ ले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर ज्यादा से कम की तरफ है तो अपने आप मूव करेगा, लेकिन अगर कम से ज्यादा की तरफ है, कई बार होता है ना, जैसे टंकी में पानी वानी भरा होता है और हमें शटर लगा के और उसको बाहर निकालना हो तो हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, खींचना पड़ता है। लेकिन वही अगर टंकी फुल हो तो डायरेक्टली ऐसे शटर डाल दो, रबर डाल दो, अपने आप पानी बाहर आ जाता है, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्टिव, जब पानी कम है तो हमें एनर्जी देने की जरूरत है, तो वही वो कह रहा है कि एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव का मतलब हो गया एटीपी, एनर्जी की जरूरत होना, एटीपी रिक्वायरमेंट, ठीक है। एटीपी की जरूरत होगी तो हम उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें आपके कौन कौन से होते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके आते हैं
Active transport occur against the concentration gradient and hence require energy. Various nutrient like amino acid, glucose, और यहाँ पर देखो पैसिव में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट क्लोरीन होगा, लेकिन जब एक्टिव की बात करेंगे तो ये तो फाइनल देखो मोनोसैकेराइड हमेशा ग्लूकोज ही होगा। कोई भी प्रोडक्ट टूटेगा तो हमेशा मोनोसैकेराइड भी तो टूटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमेशा ग्लूकोज होगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे पैसिव में यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के नाम पर क्लोराइड आयन होगा, और एक्टिव में क्या होगा, सेम वही ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो अब होगा यहाँ पर सोडियम आयन। तो पैसिव में होता है इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड और एक्टिव में होता है आपका सोडियम आयन। फिर लास्ट में कह रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल कैन नॉट बी एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसल्स। मिसल्स की हमने बात करी थी कि छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट में तोड़ देना, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे लिक्विड पार्ट में तोड़ देना। जैसे अब बॉम्ब है, फटता है ना एकदम, तो चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। ऐसे क्या होता है कि जब फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं और जब इन्हें हमने देखा था कि लिपिड लाइपेज तोड़ता है ना इसे, तो जब वो तोड़ता है तो इसको क्या कर देता है, इस फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट में लिक्विड ड्रॉपलेट के रूप में इसे तोड़ता है, और उस जो टूटा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मिसल्स। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, जिसे नोट करना है वो कर लें, ठीक है। आते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करते हैं कि उसमें कैसे मिसल्स क्या होती हैं। मिसल्स के साथ एक और नाम दिया होता है, वो और इम्पोर्टेंट है। तो फैट ग्लोब्यूल्स का, फैट ग्लोब्यूल्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, ठीक है। तो इनको सबसे पहले छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ा जाता है, हिंदी में लिख लो ऐसे, छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटना, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटना, इसको कहते हैं मिसल्स। कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे लिखें ताकि ये कंफ्यूजिंग ना रहे, ठीक है। They are first incorporated into a small droplet called micelles, which move into the intestinal mucosa, और फिर ये micelles move होकर कहाँ चली जाती हैं, intestinal mucosa में चली जाती हैं। They are reformed into very small protein-coated fat globule called the chylomicron। अब ये क्या हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोटे छोटे फैट में टूट गया, उन्हें मिसल्स कह दिया। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे हैं, इन्हें में क्या होती है, प्रोटीन की लेयर लग जाती है, प्रोटीन की लेयर लग जाती है, और प्रोटीन की लेयर को हम लोग जो ये लग जाती है, अब इसको हम लोग कहने लगते हैं काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, ठीक है। तो ये फैट ग्लोब्यूल है, ये फैट ग्लोब्यूल या जिसे मिसल्स कह लो, ठीक है। तो इन्हीं में प्रोटीन की लेयर लग जाए, ये ऊपर से क्या हो गई, प्रोटीन की लेयर हो गई, प्रोटीन की लेयर लग जाए, तो अब इसे हम कह देते हैं काइलोमाइक्रोन, ठीक है। तो ये फैट ग्लोब्यूल और या मिसल्स कह दो, इसी में ऊपर प्रोटीन की कोटेड लेयर हो गई, प्रोटीन की लेयर हो गई, अब इसको क्या नाम दे देंगे, काइलोमाइक्रोन। Which are transported into the lymph vessel। अब ये क्या होंगे, काइलोमाइक्रोन। अभी तक क्या है, ग्लूकोज अमीनो एसिड ये डायरेक्टली ब्लड में जा रहे थे, ये क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, तो ये एब्जॉर्ब होते हैं आपके लिम्फ वेसल्स के थ्रू। ये एब्जॉर्ब होंगे, ये एब्जॉर्ब होंगे किसके थ्रू, ये एब्जॉर्ब होंगे आपके लिम्फ वेसल्स के थ्रू, लिम्फ वेसल्स,
ठीक है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू। जिन्हें हम लोग लैक्टियल भी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना विलाई, माइक्रोविलाई और लैक्टियल पढ़ा था। लैक्टियल एक वर्ड आया था जिसे हमने कहा था मिल्किस अपीयरेंस। लैक्टो वर्ड मिल्क से रिलेटेड होता है और सफेद कलर का होता है, दूधिया रंग का, इसलिए मिल्किस अपीयरेंस। मिल्किस अपीयरेंस इसका नाम होता है लैक्टियल, इसीलिए इसका नाम होता है लैक्टियल। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिम्फ वेसल्स को लैक्टियल भी कहते हैं। ठीक है, इनटू द विलाई। These lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। और अब ये lymph vessels कहाँ चली जाएगी? Blood stream में चली जाएगी। तो डायरेक्टली ब्लड नहीं लेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले उनको मिसल्स में तोड़ेगा, मिसल्स के बाद काइलोमैक्रोन, काइलोमैक्रोन को फिर क्या करेंगे? लिम्फ वेसल एब्जॉर्ब करेगी और लिम्फ वेसल से फिर कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। तो फैट का थोड़ा प्रोसेस लंबा है। नेक्स्ट आते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होगा? इसे रफ करते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अब ये चीज लिख लो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन आपका सब जगह होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम वो होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और माउथ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में भी होगी। तो एनसीईआरटी में जो टेबल दे रखी है उसमें गौर से देखें और मार्क करें। हाँ, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो आपका होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन और भी जगह होंगे, सबसे पहले माउथ में, ठीक है, फिर स्टमक वाले रीजन पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और देन लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपकी ये टेबल दे रखी होगी, इस टेबल को आप लोग देखें ध्यान से कि कहाँ क्या एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लिखने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, समझ लीजिए इसको कि दिया है कि माउथ में जो होता है सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम। अब ये चीज समझने वाली है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बेसिकली जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा कि गांव के आदमी कुछ हर टाइम ऐसे लिए रहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किया और फिर दबा दिया। तो वो जो चीज है वो एक्चुअली में माउथ में एब्जॉर्ब होती है। माउथ में क्या होती है? अंदर साइड में ब्लड कैपिलरीज होती हैं और वहां से फिर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती हैं। तो ये सब चीजें आपकी माउथ में एब्जॉर्ब होती हैं। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जो होम्योपैथिक दवा होती है वो दी जाती है आपको मुंह में चूसने के लिए, चबाने के लिए, या उसे पानी के साथ पीने के लिए नहीं दी जाती है। तो होम्योपैथिक जो गोली होती है वो भी एक्चुअली में माउथ के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। तो ये दो चीजें आपके माउथ में एब्जॉर्ब होती हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्टमक की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस इन स्टमक। तो आपकी जो अल्कोहल वगैरह है वो सब आपका एब्जॉर्ब होता है कहाँ पर? स्टमक में। और यही वजह होती है कि कई बार क्या होता है कि जब फर्स्ट टाइम अल्कोहल वगैरह लो तो आपको वॉमिटिंग सी आ जाती है, क्योंकि स्टमक आदी नहीं होता उन सब चीज़ों का और स्टमक उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता फर्स्ट टाइम में। उसे लगता है कि ये क्या चीज़ बाहर किया गई और इस वजह से क्या होता है फिर ओवर हो जाती है तो बाहर आ जाती है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या क्या होता है
प्रिंसिपल ऑर्गन ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। प्रिंसिपल ऑर्गन का मतलब सबसे ज्यादा यही एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। The digestion is completed here and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid are absorbed through the mucosa into the blood stream and lymph। जो अभी हमने बात करी सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव एक्टिव, ये सब कहाँ से होती हैं? ये सब आपकी होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। देखा था ना, लिम्फ वेसल, लैक्टियल, ये सब कहाँ देखा था? डिओडिनम वाले रीजन पे। डिओडिनम वाले रीजन पे हमने देखा था। और डिओडिनम किसका पार्ट है? DJI, स्मॉल इंटेस्टाइन का। लास्ट बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सब मिनरल्स एंड ड्रग टेक्स प्लेस। अब आप कहेंगे ड्रग्स क्या? कौन सी दवा ऐसी होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है? तो एक्चुअली में हमारे यहाँ ये प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन यूएसए में मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पर क्या होता है कि कई बार कुछ जो दवाएं हैं या कुछ इंजेक्शंस हैं जो आपको एनल रीजन के थ्रू दिए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है और उनका मानना ऐसा है कि यहाँ से कुछ जल्दी एब्जॉर्प्शन हो जाता है या चीज़ें जल्दी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो वो अपना मानना है और ये कोई मजाक नहीं है, सच है। ठीक है। Next है the absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities। The absorbed substance finally reach the tissue। ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच गया? टिश्यू में पहुँच गया, जहाँ पर ये सब यूज हुआ। ठीक है। और इस सब प्रोसेस को, ठीक है, इन सब प्रोसेस को कि जो भी एब्जॉर्ब हुआ आपका ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू कहाँ चला गया? ब्लड में गया, ब्लड के थ्रू फिर कहाँ गया? टिश्यू में गया। तो ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस का ब्लड और ब्लड से टिश्यू में जाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidifies into coherent feces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal। The ejection of feces to the outside through the anal opening, that is called defecation। तो ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स होता है। क्या होता है कि जब डिफिकेशन हो जाता है, जब चीजें रेक्टम में आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है? एक अर्ज उठती है कि अब हमें जाना चाहिए। तो ठीक है। और वो जो पास आउट करने का प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डिफिकेशन। यानी कि सिंपली अगर फीसेस को बाहर निकालना, दैट इज नोन एज डिफिकेशन। इज अ वॉलेंटरी प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय अ मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब उसने कहा है कि वॉलेंटरी प्रोसेस। अब एक्चुअली में ये चीज देख लीजिए कि चलो यहाँ वॉलेंटरी प्रोसेस। अब आपने कुछ कंफ्यूजन, पता नहीं आप में है या नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये चीज हम लोगों में होती है, बच्चों में नहीं होती। बच्चों में क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी होता है। हो सकता है एक्सपीरियंस भी किया हो कभी छोटे बच्चे को उठा करके। इमेजिन मत करिए। ठीक है। तो ये क्या होता है? डिफिकेशन वॉलेंटरी होता है। डिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये वॉलेंटरी होता है एडल्ट्स में। ठीक है। लेकिन बच्चों में अगर हम बात करें, चाइल्ड में बात करें, चाइल्ड की बात करें या न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनमें क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी होता है। ये क्या होती है प्रोसेस? इनवॉलेंटरी प्रोसेस होती है। ठीक है। तो ये डिफिकेशन की प्रोसेस जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनमें इनवॉलेंटरी होती है।
चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंपॉर्टेंट जो आज का लेक्चर था, दैट इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स, अब देखो डिसऑर्डर्स का पहले तो मतलब समझते हैं कि एक्चुअली में डिसऑर्डर्स क्या है। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है अनकंफर्ट, मतलब कोई चीज हमें दिक्कत दे रही है तो हम उसे डिस वर्ड से डिनोट करते हैं। साइंस में एक मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा डिसीज, डिजीज बीमारी, तो डिसीज, ईज का मतलब होता है कि नॉर्मल तरह से रहना, अच्छा हेल्दी रहना, और उसमें डिस यानी अनकंफर्ट, आपके हेल्दीपन में अनकंफर्ट, मतलब जैसे आप रहते थे वैसे ना रह पाए तो उसे हम लोग कहते हैं डिजीज। ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर्स, एक ऑर्डर होता है हर चीज का कि पहले फूड माउथ में जाएगा, यहाँ ये अब्सॉर्ब होगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ी वो अपने एक ऑर्डर में थी। अब आ गया डिसऑर्डर, यानी कि ये ऑर्डर से बिगड़ रही है, कुछ चीजें कहीं पे जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब हो गया डिसऑर्डर। ठीक है, तो डिसऑर्डर का मतलब समझ गए। अब डिसऑर्डर का मतलब समझ गए तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली इसके ऑर्डर में कहाँ-कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो कहती है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाती है। द इन्फेक्शन आर आल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। तो इनको देख लेते हैं, ये क्या है, लिख लीजिए, इंटेस्टाइनल वर्म, हेडिंग डालिए, इंटेस्टाइनल वर्म। इंटेस्टाइन में जो वर्म होते हैं दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल वर्म, और इसमें आते हैं आपके टेप वर्म, सबसे पहले दे रखा है टेप वर्म, फिर आता है आपका राउंड वर्म, फिर नेक्स्ट दिया है थ्रेड वर्म, थ्रेडवर्म, फिर उसके बाद दिया है हुकवर्म और पिनवर्म, हुकवर्म, और लास्ट है आपका पिनवर्म। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं। ये सब इनकी बात करेंगे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 4 जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब की बात हम डिटेल में करेंगे, हर क्लास की बात करेंगे। अभी सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि टेपवर्म जो है आपका वो आता है किसमें, वो आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये फ्लैट वर्म है। फ्लैट का मतलब एकदम बिल्कुल चपटा, जैसे पता नहीं आपने किया है या नहीं किया है, लेकिन हम लोग तो बहुत करते थे कि स्टेशन में जाते थे और जब लगता था कि वहां से ट्रेन आ रही है या कई बार मालगाड़ी आ रही थी, हम लोग एक का सिक्का निकाल के पटरी पे रख देते थे, और फिर क्या होता था जब वो मालगाड़ी निकल जाती थी तो एक के सिक्के को उठाते थे, वो बिल्कुल एकदम फ्लैट दिखाई देता था। तो वैसे ही ये क्या होते हैं, बिल्कुल एकदम फ्लैट होते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म्स। हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं फ्लैट वर्म्स। नेक्स्ट आता है राउंड वर्म, इसको हम लोग कहते हैं एस्के हेल्मिन्थीज, इसको हम लोग कहते हैं एस्के हेल्मिन्थीज। एस्के का मतलब होता है राउंड और हेल्मिन्थीज का मतलब होता है वर्म। एस्के मतलब राउंड, आपका वर्म, राउंड वर्म। फिर आते हैं आपके थ्रेड वर्म, फिर आता है हुक वर्म। हुक वर्म होता है जो कहीं ना कहीं जो पैरासाइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब इस तरह से लटके रहते हैं, मतलब कहीं पड़े नहीं होते, कहीं ना कहीं चिपके होते हैं, और चिपकने के लिए इनको एक हुक की जरूरत होती है, इसलिए इनका नाम होता है हुक वर्म। लास्ट आता है आपका पिन वर्म, और इसी को एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं या गांव में लोग कहते हैं चुन्ना वर्म। सुन रखा होगा ये नाम, या कहीं डायलॉग आपके सुन रखे होंगे कि तेरे क्यों चुन्नी काट रहे हैं, बीच में वो बीप है, तो इसी को कहते हैं पिन वर्म या चुन्ना वर्म। मोस्टली छोटे बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रोज डेली उठ के अपना एक ऑर्डरली काम नहीं करते हैं, इसलिए उनके ये वर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं अपनी डिजीज में। ये तो सिर्फ एक छोटी सी बातें थी,
अब डिजीज में आते हैं। डिजीज में सबसे पहले आपकी जो दी है वो दी रखी है जॉन्डिस। जॉन्डिस नाम सुना होगा, कॉमन नेम है, पाई जाती है हर जगह। जॉन्डिस, किसी जॉन की डिस नहीं है ये। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया। इसमें क्या होता है, आपकी स्किन, आपकी आईज वो येलो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लीवर अफेक्टेड होता है। लीवर अफेक्ट हो जाता है, लीवर अफेक्टेड। मोस्टली जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन जो है वो अफेक्टेड होता है, तो लीवर अफेक्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट स्किन एंड आईज। स्किन एंड आईज टर्न्स येलो। स्किन, आंखें और आपकी जो स्किन है वो येलो हो जाती है। अब इसकी भी बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने यही छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग बात करते हैं कि क्यों हो जाती है। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि लीवर, आपने जब पढ़ा था लीवर गॉल ब्लैडर, हमने वो फिगर में डिस्कस किया था, और आपने पढ़ा था कि लीवर से जो होता है वो बाइल सीक्रेट होता है। बाइल सीक्रेट होता है, फिर कंसंट्रेट कहाँ होता है, स्टोर और कंसंट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लीवर अफेक्ट हो गया आपका। अफेक्ट हो गया का मतलब हमने क्या कहा, डिसऑर्डर। जो चीज ऑर्डर से चल रही थी वहां पर कोई अनकंफर्टेबल चीजें हो गई, वो ऑर्डर से नहीं चल रही। तो अब क्या हो गया कि लीवर से जो बाइल निकल रहा है, जो बाइल निकल रहा है वो बाइल प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। और क्या हो रहा है, बॉडी पे जमा हो जा रहा है, और बॉडी में जमा हो जा रहा है, और जमा हो जाने की वजह से बाइल, एक्चुअली जो बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट वो येलो कलर देने लगते हैं। वो येलो कलर के होते हैं, यूं कह लो बाइल पिगमेंट आपके जो होते हैं वो होते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और ब्लीवर्डिन। ठीक है, और ये जमा होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारी स्किन और हमारी आईज येलो कलर की दिखने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सभी लोग परिचित होंगे, कभी ना कभी सभी को लाइफ में हुई, जरूर हुई होगी वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग को हम लोग उल्टी कहें या पलटी कहें, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। हिंदी में इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ये कहते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। स्टमक में जो भी कंटेंट भरा है उसका इजेक्शन, यानी कि वो बाहर आ जाना माउथ के थ्रू, दैट इज नोन एज वॉमिटिंग। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वॉमिट सेंटर इन द मेडुला। और ये रिफ्लेक्स सेंटर होता है इसका, जो मेडुला में प्रेजेंट होता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग, और हमेशा क्या होगा कि वॉमिटिंग आने से पहले आपको एक फीलिंग ऐसी आएगी कि आपको वॉमिटिंग आ रही है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अचानक आप चल रहे हैं और अचानक वॉमिटिंग आ गई, ऐसा नहीं होगा। पढ़ रहे हैं एकदम से वॉमिटिंग आ गई, कुछ कर रहे हैं मूवी देख रहे हैं वॉमिटिंग आ गई, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, हमेशा आपका जीने चलाएगा, अजीब सा फील होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कभी भी वॉमिटिंग आए तो उसे रोके नहीं। ये हकीकत बात है कि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को वॉमिटिंग आई थी और उन्होंने सोचा कि थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, बाथरूम थोड़ा दूर है तो कौन वहां जाएगा, और उस चक्कर में जो कंटेंट था वो बाहर आ रहा था, और उन्होंने जब रोकना चाहा तो वो विंड पाइप में चला गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, एयर पैसेज ब्लॉक हो गया और उनकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। तो कभी भी वॉमिटिंग आए तो उसे रोके नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं डायरिया। नेक्स्ट आते हैं डायरिया। डायरिया का मतलब होता है मोर देन नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल से कोई चीज ज्यादा हो जाए, जैसे डायरिया। ऐसे ही एक वर्ड आएगा आपका आगे चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, डायूरेसिस। अभी समझा देता हूं। डायूरेसिस इसीलिए लेना देना है। डाया का मतलब समझा रहा हूं। इसमें भी क्या होता है, मोर देन नॉर्मल, मोर देन नॉर्मल, ठीक है। और यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन। यूरिनेशन मतलब टॉयलेट बार बार आना। बार बार आना का मतलब मोर देन नॉर्मल। आपने पानी पिया तुरंत टॉयलेट, पानी पिया तुरंत टॉयलेट, पानी पिया तुरंत टॉयलेट, दैट इज डायूरेसिस, ठीक है। मतलब यूरिनेशन, यूरिन जो पास आउट कर रहे हैं आपको बार बार आ रहा है, मोर देन नॉर्मल। नॉर्मल एक दो बार जाते हैं, पानी पीते हैं 1-2 घंटे 4 घंटे बाद जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब डायूरेसिस होता है, ये हम लोग बात करेंगे, ये एक एक्चुअली में एक डिजीज कंडीशन है। और मैं आपको डाया का मतलब बता रहा हूँ। तो डाया का मतलब होता है मोर देन नॉर्मल। यूरेसिस का मतलब होता है यूरिनेशन, यानी कि आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़े, थोड़ा सा पानी पिए और फिर टॉयलेट जाना पड़े, तो दैट इज डायूरेसिस। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पे जो था, दैट इज डायरिया। यहाँ पे क्या होता है, मोर देन नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है कि हम एक ही बार जाते हैं दिन में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोर देन नॉर्मल, बार बार जाना पड़ रहा है। डिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो डायरिया में कह रहा है द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया, ठीक है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉल मूवमेंट, बॉल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत जल्द बाहर निकल रहा है। पहले क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस आराम आराम चलती है, यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका, रेक्टम में जाकर रुक गया। अब यहाँ पर क्या रुक नहीं रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है। कुछ भी खा रहे हैं तुरंत जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तुरंत जा रहे हैं, तो दैट इज डायरिया। और जो फीकल मैटर है वो बहुत पतला होगा। अब आपने सुन रखा हो तो नहीं बता सकता, डॉक्टर सैगल सुना है क्या? डॉक्टर सैगल कितना पतला आ रहा है सर, इतना पतला आ रहा है, इतना पतला आ रहा है कि आप उससे कुल्ला कर सकते हो। बहुत फेमस यूट्यूबर है, उनका मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो यही देखा था, डॉक्टर सैगल वाला। तो डायरिया में उतना ही पतला आता है कि आप कुल्ला कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बॉल मूवमेंट अकर्स रेगुलरली। ये क्या होता है कि खाना जो होता है वो फंस जाता है। फंस जाता है का मतलब रुक जाता है आपके कोलोन वाले रीजन पे, ठीक है। बॉल मूवमेंट नॉर्मली जो चल रहा था कि आगे बढ़ेगा और जाकर रेक्टम वाले रीजन पे रुकेगा। आपने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट देखे थे, सीसीआर, सीकम कोलोन रेक्टम। तो यहाँ पर डिफिकेशन जो होता है, फीसेस यहाँ पर रिटेन होता है। फीसेस नॉर्मली फीसेस यहाँ पर रिटेन होते हैं, फीसेस रिटेन इन रेक्टम वाले रीजन पे। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो कोलोन वाले रीजन पे रुक जाता है, कोलोन वाले रीजन पे हो जाता है, ठीक है। इन कॉन्स्टिपेशन में कोलोन वाले रीजन पे रुक जाना, खाने का अटक जाना, मतलब पूरा एक ऑर्डरली जो प्रोसेस चल रहा था वो ना होना। ऑर्डरली प्रोसेस में क्या था कि रेक्टम में रुकना, लेकिन कहाँ रुक रहा है, कोलोन में। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ये यहाँ रुक जाता है और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। और इसमें कई बार क्या होता है, पेट भी दर्द करता है हमारा, तब हम ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार पेट दर्द कर रहा है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि कोलोन में क्या हो गया कि आपका ये फीसेस जो है यहाँ पर रुक गया है। नेक्स्ट आते हैं इनडाइजेशन। लास्ट है नेक्स्ट, दैट इज इनडाइजेशन। यहाँ लिख देते हैं इनडाइजेशन। नाम से मतलब समझ में आ रहा होगा
कि डाइजेशन जो हो रहा है उसका उल्टा, डाइजेशन ना होना। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस लीडिंग टू या सीधे फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस। ऐसा लगता है कि यार खाना अभी तो खाया था, पेट भरा भरा सा लगता है हमेशा। तो ये क्या होती है, ये कंडीशन होती है इनडाइजेशन, कि खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि अभी हम लोग छके हुए हैं। The cause of indigestion are inadequate enzyme secretion, anxiety, food poisoning, overeating and spicy food। कई बार क्या होता है कि इंडाइजेशन की वजह हो जाती है आपकी एनजाइटी। एनजाइटी का मतलब होता है बेचैनी, आपको किसी चीज की बेचैनी है इसलिए आपको भूख प्यास नहीं लग रही है। कई बार एग्जाम की टेंशन होती है या कोई और टेंशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है ओवर ईटिंग। एक बार में आपने इतना खा लिया है कि स्टमक में नॉर्मली जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो एक अमाउंट में रिलीज होते हैं, कि इतना नहीं है कि आप जितना खा लें उतने एंजाइम तो अपने जितनी मात्रा में निकलना चाहिए उतना ही निकलेगा ना। आपने इतना ज़्यादा खा लिया कि उतना एंजाइम नहीं रिलीज हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि सारा खाना जो है एंजाइम उतना नहीं मिल रहा है, तो वो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से कंडीशन हो जाएगी इनडाइजेशन। तो इनएडिक्वेट एंजाइम सप्लाई, एंजाइम जो होता है वो उतना नहीं मिल पाता है, और ओवर ईटिंग उसी को कह रहे हैं कि ज़्यादा खा लेने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट है स्पाइसी फूड। कई बार क्या होता है कि तेल मसाले इन सब चीज़ों को ज़्यादा खाने से भी इनडाइजेशन होता है, स्पाइसी फूड। ठीक है, तेल मसाले वाले ज़्यादा खाने से भी क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, तुरंत भूख नहीं लगती। एक लास्ट है जो नई वाली एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, पुराने में नहीं मिलेगा, दैट इज PEM। इसकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। PEM इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन एनर्जी malnutrition। प्रोटीन एनर्जी malnutrition। इसमें आपकी दो आती हैं, दो बीमारी आती हैं इसमें आपकी। पहली आती है मैरास्मस, दूसरी आती है क्वासिऑर्टर। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है। Dietary deficiency of protein and total food calorie are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia, South America and West and Central Africa। कई देशों में क्या होता है कि प्रोटीन कैलोरी डेफिशिएंसी, मतलब क्या होता है कि प्रोटीन और कैलोरी, जितनी हमें कैलोरी लेनी चाहिए और जितना उसमें प्रोटीन होना चाहिए, इसकी मात्रा बराबर नहीं है। आपने सुना होगा कई जगह ऐसा होता है कि लोग चावल ही चावल खा रहे हैं और कुछ ले नहीं रहे प्रोटीन। हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, दाल चावल, दाल रोटी। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ रोटी रोटी खाओ या चावल चावल खाओ। क्यों? क्योंकि चावल कार्ब होता है और दाल में प्रोटीन पाई जाती है, तो दोनों चीज़ों को बराबर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं मिल रही, या तो धान की खेती बहुत होती है तो सिर्फ चावल बहुत हो रहा है, दाल वहाँ हो नहीं रही, और दाल एक तो ऐसी चीज़ है कि महंगी भी बहुत है। इस वजह से क्या हो गया कि वो प्रोटीन भी नहीं ले पा रहे हैं, पैसों की कमी या जो भी चीज़ हो। ठीक है, तो ये कई ऐसे देश हैं जिनके नाम दे रखे हैं, पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, जिसे PEM कहते हैं, में अफेक्ट द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्रॉट, फेमिनाइन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। कई बार क्या होता है कि कई जगह पर सूखा पड़ जाता है, ठीक है, या पॉलिटिकल ऐसा रीज़न है कि वहाँ पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस वजह से भी ये बीमारी आ जाती है वहाँ पर। This happened in Bangladesh during the Liberation War and Ethiopia during the severe drought in mid-80s। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखे की नौबत आ गई थी, बांग्लादेश की बात कर रहा है,
तब वहां पर ऐसी कंडीशन आ गई थी कि लोगों में हमें PEM देखने को मिल रहा था। और PEM अफेक्ट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वासियोरकर, और ये मोस्टली आपको इन्फेंट्स में देखने को मिलेगा और चिल्ड्रंस में, छोटे बच्चों में देखने को मिलेगा। मैरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियसली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। अब देखो मैरास्मस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको दोनों चीजों की कमी मिल रही है, आपको प्रोटीन भी नहीं मिल रही है, प्रोटीन एंड कैलोरीज, ये दोनों ही चीजें आपको नहीं मिल रही। मतलब खाना भी नहीं मिल रहा है तो प्रोटीन की बात ही क्या करें। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन अ ईयर इन एज, और ये उन बच्चों में पाया जाता है जो 1 साल से कम होते हैं, लेस देन 1 ईयर इन एज। 1 साल से छोटे बच्चों में ये आपको मैरास्मस देखने को मिलेगा। If mother milk is replaced too early by other food which are poor in both protein and caloric value, कई बार क्या होता है कि जैसे कई जगह पर ऐसा होता है कि जो मदर होती है वो तुरंत उसमें दूसरा चाइल्ड आ जाता है, तो पहले वाले की उतनी मैनेजमेंट नहीं हो पाती, अच्छे से देख रेख नहीं हो पाती है, इस वजह से भी क्या होते हैं बच्चे PEM का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और कई जगह पर क्या होता है कि मदर्स मिल्क देने के बजाय उसे नॉर्मल खाना देने लगते हैं जो कि प्रोटीन और बहुत लेस कैलोरीफिक वैल्यू का होता है, जिसकी वजह से ये मैरास्मस उनमें देखने को मिलता है। In marasmus, protein deficiency impair growth and replacement of tissue protein. marasmus में क्या हो गया कि डिफिशियंसी हो जाती है आपकी, जिसमें this often happen if mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young। ठीक है, in marasmus protein deficiency impair growth and replacement of tissue। marasmus में क्या हो रहा है कि प्रोटीन डिफिशियंसी इम्पेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। जब हमें ये प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही होती हैं तो क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है और टिश्यू भी हमारे उतने अच्छे से नहीं डेवलप हो पाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाता है। अब जब चीज़ हमें खाने में नहीं मिल रहा तो टिश्यू कैसे काम करेंगे, कैसे कोई चीज़ एब्जॉर्ब होगी। तो वही चीज़ है कि वहाँ हमारे टिश्यू के डेवलपमेंट में भी दिक्कत होती है। और इसमें होगा कि एक्सट्रीम emaciation of body and thinning of limbs result, the skin becomes dry, thin and wrinkled। wrinkled का मतलब आप ये मान लो कि एकदम सिकुड़ा हुआ स्किन आपको ऐसे मिलेगी कि आप उनकी एक एक हड्डियां गिन सकते हैं, इतनी चिपकी होगी हड्डियों से। ऐसे बच्चे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका तरफ, कई बार आपने यूट्यूब पे देखा हो या नेशनल जियोग्राफी एक चैनल आता था उसमें कई बार ऐसा दिखाते हैं। तो उन बच्चों को देखिएगा, इतने दुबले पतले होते हैं कि उनकी पूरी एक एक हड्डी दिख रही होती है, पसलियां जिसे कहते हैं, पसलियां दिखाई दे रही हैं। तो ये इसी वजह से होता है कि उनमें मसल्स ग्रोथ नहीं होती है और उनके टिश्यू जो होते हैं अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, उनका बॉडी वेट और ग्रोथ रेट अलग अलग होता है। मतलब बड़े तो हो गए लेकिन उनका बॉडी वेट बहुत कम है, बिल्कुल एकदम सूखे हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। ऑब्वियस सी बात है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होता है तो फूड भी तो चाहिए होता है, खाओगे नहीं दिमाग कैसे काम करेगा। अब जब खाना ही नहीं मिल रहा है तो उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि उनका मेंटल डेवलपमेंट भी उतना अच्छा नहीं हो पाता। फिर हम लोग बात करते हैं क्वासियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अकम्पनीड बाय कैलोरी। यहाँ पर क्वासियोरकर में क्या होता है कि ये आपके मैरास्मस से एक चीज में आता है कि यहाँ पर प्रोटीन नहीं मिल रही बच्चों को, ठीक है, प्रोटीन नहीं मिल रही, जबकि कैलोरी तो खूब मिल रही है। खाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है, सिर्फ चावल चावल खा रहे हैं, दाल है ही नहीं। कुछ ऐसा चीज खा रहे हैं जिसमें सिर्फ कैलोरी है, प्रोटीन नहीं है।
तो ये आपको क्वासियोरकर में देखने को मिलेगा। इट रिजल्ट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। और ये किस में मिलेगा आपको? जो 1 साल से ज्यादा वाले बच्चे हैं, मोर देन 1 ईयर इन एज, मोर देन 1 ईयर इन एज। 1 साल से बड़े बच्चों में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या है, मदर्स का मिल्क हटा करके उसे बाहर की लो कैलोरी, जिसमें कम कैलोरी है, वो चीजें दी जाने लगी। लाइक मैरस्मस, क्वासियोरकर सो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। सेम वही चीज है, उनमें भी वही चीज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे एक लाइन दे रखी है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। But unlike marasmus, some fat is still left under the skin. Moreover, extensive edema and swelling of the body parts are seen. क्वासियोरकर में क्या होगा कि इन बच्चों में आपको एक अलग चीज, वैसे तो दुबले पतले तो वो वैसे ही होंगे जैसे मैरस्मस में देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वासियोरकर में एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि वो जो बच्चे होंगे ना, उनमें कुछ फैट डिपॉजिट होगा। मतलब अगर आपने देखा हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेट तो बहुत निकला होता है, बिल्कुल एकदम ऐसे आगे की तरफ तने हुए चल रहे होते हैं, लेकिन देखने में एकदम बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। वो इसी वजह से होता है कि उनकी कैलोरी तो अच्छी है, खाना तो वो खूब खाते हैं, लेकिन उस खाने में प्रोटीन नहीं है। कई ऐसे गांव में भी आपको बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो इस तरह के होते हैं कि उनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, अगर आप उनके पेरेंट्स से पूछे तो वो यही कहेंगे कि खाना तो बहुत खाता है, लेकिन उनसे पूछेंगे क्या आप अभी इन्हें कभी प्रोटीन देते हैं, कभी बाहर का जूस फल वगैरह देते हैं, तो कहेंगे नहीं ये सब नहीं देते। और इसकी वजह से क्या होता है, उनमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। या कई गांव में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि दूध तो बहुत पीता है, छोटा सा बच्चा 1-1 लीटर 1.5 लीटर दूध पी जाता है। मैंने भी कई ऐसे सुने हैं कि पेरेंट्स ऐसे बताते हैं कि इतना सा है लेकिन ये 1-1 लीटर दूध पी जाता है। तो क्या होगा, फैट डिपॉजिट होगा, लेकिन देखने में एकदम सूखा सा। तो वही चीज़ है कि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये बात हो गई क्वासियोरकर की, यहाँ हमने बात कर ली मैरस्मस की। एक जगह खाना ही नहीं मिल रहा, एक जगह खाना तो मिल रहा है लेकिन वहाँ प्रोटीन नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ या कोई चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आई है एक बार में, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करें और उसमें बताएं ज़रूर कि क्या आपको समझ में नहीं आया, कौन से पार्ट में आपको दिक्कत हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसे और अच्छे से आपको इमेजिन करा सकूँ। तो इसी के साथ एक लेक्चर कंप्लीट होता है और थैंक यू आप सबका। और नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं इसी के आगे वाला चैप्टर, और वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट उसी में बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। जैसे इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि वो डॉक्टर का इंजेक्शन वाला, कि वो इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, पीते क्यों नहीं हैं, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ऐसे ही उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और थोड़ा सोचने के बारे में भी है कि उस चीज़ की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। क्या उस गली में कभी न जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुज़रे ज़माना हुआ। थैंक यू।